पहाड़ की खबरें लेकर हाजिर हूं आपके साथ। मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और अब इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आती हुई, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के बाहर कोरोना वॉरियर्स, उनके घर के बाहर कोरोना वॉरियर्स डटे हुए हैं। दरअसल 31 मार्च को प्रदेश के 2000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स की सेवा समाप्त हो गई है। इन सभी वर्करों ने कोरोना काल में अस्थायी रूप से नियुक्ति दी थी। वहीं इन हेल्थ वर्कर्स ने अब बिना मिले ही धन सिंह रावत निकल गए, जिस पर हेल्थ वर्करों ने कहा है कि वो अपनी बात सीएम धामी से मिलकर रखेंगे। इसके साथ ही कई हेल्थ वर्कर दून अस्पताल में भी पहुंचे हुए हैं। तो ये नाराजगी आप देख रहे हैं अस्थायी वर्कर, जो कि कोरोना काल में जिनको ड्यूटी मिली, काम मिला, लेकिन अब जब कोरोना का संकट भी कम है, कोरोना का माहौल पूरी तरह से खत्म सा लग रहा है, तो ऐसे में जब इनका काम इन पास नहीं है तो नाराजगी इन्होंने दिखाई। बिना मिले निकले स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के ऊपर इन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई है। सारा मामला जानते मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट देहरादून से इस समय लाइव मौजूद हैं। देहरादून से दीपांकर, आप बताइए इस समय क्या हलचल बनी हुई है, क्या बोल रहे हैं ये लोग, किस बात की नाराजगी इनके मन में है? क्या नाराजगी काम छूट जाने की है या फिर बिना मिले चले जाने की है धन सिंह रावत के? बिल्कुल कंचन, दोनों बातों को लेकर नाराजगी है। और 2020 में जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तब तमाम लैब असिस्टेंट्स हों या फिर दूसरे नर्सेज हों, सभी को यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी पर रखा गया था। लेकिन अब इनकी 31 मार्च उनकी सर्विसेज खत्म कर दी गई हैं। अब कुछ लोग स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं, कुछ लोग अभी दून हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। और इनका ये कहना है कि जो विरोध है, उनका विरोध इस बात का है कि जब टफ टाइम था उन्होंने सर्विस दी, अब जब टाइम नॉर्मल हुआ है तो अब उनको जॉब से निकाला जा रहा है। आप लोग नाराजगी, आप स्वास्थ्य मंत्री के घर पे धरना दे रहे हैं और दून हॉस्पिटल में भी। हाँ, वहाँ पर हम अभी गए थे तो स्वास्थ्य मंत्री जी उस टाइम अंदर थे। जब हम गए तो उन्होंने बोला वेट कर लो, बाहर पे हम वेट कर रहे थे तो अचानक से स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी वहाँ से निकल पड़े। उन्होंने हमें कुछ नहीं बोला कि उन्होंने हमें खुद टाइम दिया था 2 तारीख को मिलने का, बट उन्होंने हमें मिले नहीं, तो इससे थोड़ा सा हमें नाराजगी जाहिर है हमें। और हम आशा करते हैं कि वो हमें आज ही मिले, क्योंकि आज ही उन्होंने टाइम दिया था। उन्होंने अगर वो आज टाइम नहीं होता तो हमें एक्सटेंड कर लेते हमारी डेट पर। उन्होंने हमें ये भी नहीं बताया कि एक्सटेंड करके भी नहीं बताया। कुल 2186 ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं पूरे उत्तराखंड में जो हेल्थ सेक्टर में वर्क कर रहे थे सरकारी अस्पतालों में। इसके अलावा 612 दून हॉस्पिटल में है। दून हॉस्पिटल में तमाम सेवाएं इस वक्त प्रभावित हुई हैं इसकी वजह से। इससे पहले अभी कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह यहाँ पर आए थे, अभी राजेंद्र भंडारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। प्रीतम सिंह ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह स्वास्थ्य सचिव पर आरोप लगा कि उन्होंने एक डॉक्टर, उनकी पत्नी ने एक डॉक्टर के साथ अभद्रता की, उस केस में फिर मुख्यमंत्री को कूदना पड़ा। इसके बाद अब ये स्वास्थ्य विभाग का ही मामला है, इसमें सारे वर्कर्स इस वक्त सड़क पे आ चुके हैं। हाँ, दीपांकर, हम तस्वीर दिखा रहे हैं प्रीतम सिंह जिस तरह से मुलाकात कर चुके हैं इन लोगों से। मतलब ये समझें कि उत्तराखंड में पहले ही अपनी जमीन को बनाए रखने के लिए, खो चुकी जमीन आप कहेंगे, कांग्रेस उस जमीन को बनाए रखने के लिए मुद्दे ढूंढ रही है। तो ये समझे सीधे तौर पर आगे एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस लपकती हुई नजर आएगी सरकार पर हावी होने के लिए। बिल्कुल, इससे अभी प्रीतम सिंह से जब बातचीत हुई उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस चुनाव भले ही हारी हो, लेकिन कांग्रेस मुद्दों को पूरे पुरजोर तरीके से उठाएगी। कांग्रेस हमेशा उस आंदोलन में साथ रहेगी जो असल मुद्दा है, या चाहे वो पब्लिक का कोई भी मुद्दा हो, उसे कांग्रेस उठाएगी। भले ही वो सरकार न बना पाई हो, लेकिन सरकार की ये बड़ी चूक यहाँ पर प्रीतम सिंह ने कही है कि अभी सरकार बने हुए 23 मार्च को शपथ ग्रहण हुआ है, अभी स्वास्थ्य मंत्री ने जिम्मेदारी संभाली है और हेल्थ सेक्टर में एक स्वास्थ्य सचिव की पत्नी पर अभद्रता के आरोप लगना और दूसरी तरफ हेल्थ वर्कर्स को 31 मार्च को उनकी सेवाएं समाप्त कर देना। उनका कहना है कि पहले ही हालत बहुत खराब है हेल्थ की उत्तराखंड में, और ये सब कुछ दिखाता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में हेल्थ सेक्रेटरी से लेकर और नीचे ग्राउंड लेवल तक कुछ भी ठीक नहीं है। कंचन, दीपांकर, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, आगे और जानकारी के लिए लौटेंगे आपके पास। देखिए, कल यानी कि रविवार को करीब 5 सालों के बाद पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है और पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए लोक सेवा आयोग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के सभी 13 जिलों में 680 परीक्षा सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनमें 2 पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 318 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे और इन पदों पर चयन के लिए प्रारंभिक परीक्षा रविवार को, यानी कि आने वाले रविवार को होने वाली है। हम आपको बता देते हैं कि साल 2016 में अंतिम बार पीसीएस परीक्षा हुई, जिसके बाद से अधिकारी बनने की चाहत रखने वाले युवाओं को इस एग्जाम का बेसब्री से इंतजार रहता है। पुलकित मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। पुलकित, क्या तैयारियां की गई हैं पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए?
देखिए, पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा है, कल यानी रविवार को ये आयोजित होने जा रही है। प्रदेश के सभी 13 जिलों में ये परीक्षा आयोजित कराई जाएगी और 13 जिलों में 680 कुल इसके परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। हरिद्वार में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय यहाँ पर बना हुआ है और मुख्यालय की ओर से सभी तैयारियां जो है वो परीक्षा के लिए मुकम्मल कर ली गई है। इस बार की जो परीक्षाओं में खास है ये है कि लगभग 6 साल, पूरे 5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है पीसीएस की परीक्षा आयोजित हुए। हर साल ये परीक्षा आयोजित कराया जाने का नियम है, लेकिन इस बार लंबा समय जो है गुजर चुका है और जितने भी जो अफसर बनने की चाहत रखने वाले जो युवा है प्रदेश के या दूसरे प्रदेशों के भी, वो इसकी लगातार कई लंबे समय से जो है वो इसका इंतजार कर रहे थे और फिलहाल जो उनके इंतजार का जो क्षण है वो फिलहाल खत्म हो गया। कल वो सभी जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, वो सभी इस परीक्षा में बैठेंगे और करीब 2.5 लाख अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं, क्योंकि लंबा समय गुजर चुका है। लंबे समय से जो परीक्षार्थी थे, जो अभ्यर्थी थे, वो इसकी तैयारी कर रहे थे, लंबा समय गुजर चुका है, इसलिए 318 पदों के लिए करीब 2.5 लाख से ज्यादा आवेदन जो है वो आए गए हैं और यही कारण है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भी इसके लिए तैयारियां जो है वो व्यापक तौर पर की हैं और ज्यादा से ज्यादा परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो। तो कल ये परीक्षा रविवार को होगी, 2 पालियों में ये परीक्षा होगी और इसके लिए सभी तैयारियां जो है पूरी की गई हैं और जो अभ्यर्थी हैं उनमें भी पूरे उत्साह इसको लेकर है। पुलकित, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब बताते हैं अपने दर्शकों को कि 3 मई को 4 धाम में से एक गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। कपाट सुबह 11:15 पर खोले जाएंगे। नवरात्रि के पहले दिन तीर्थ पुरोहितों ने शुभ समय निकाला। 2 मई को मां गंगा के शीतकालीन प्रवास से उत्सव डोली गंगोत्री के लिए रवाना होगी। ये डोली दोपहर में 12:15 बजे निकलेगी। वर्ष के पंचांगानुसार आने वाली अक्षय तृतीया पर इस श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री धाम के जो कपाट का उद्घाटन होगा, उसमें 3 जो हमारी मई है उसके अनुसार ठीक 11:15 पर श्री 5 मंदिर समिति के द्वारा गंगोत्री मंदिर के कपाट दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। बलबीर परमार मेरे सहयोगी इस खबर पर हैं और जानकारी उनसे लेते हैं। बलबीर, देखिए, श्रद्धालुओं का अब इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि 3 मई को 4 धाम में से एक गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। जो श्रद्धालुओं का इंतजार है वो खत्म होने की कगार पे है, क्योंकि शुभ मुहूर्त अब निकल चुका है और ठीक 1 महीने बाद जो गंगोत्री धाम के कपाट है वो खोल दिए जाएंगे और जो शुभ मुहूर्त निकला है 11:15 पे अक्षय तृतीया के पावन पर्व पे ये कपाट खोले जाएंगे। तो पुरोहितों ने आज सुबह ही चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन ही ये दिन निकाला है। तो कह सकते हैं कि अब जो तैयारियां हैं वो जोरों पे शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी जिलाधिकारी से भी पुरोहित मिलके गए, कुछ मांगे उन्होंने रखी है, जो समस्याएं हैं गंगोत्री धाम की उन्होंने अवगत कराया है जिलाधिकारी को। तो 1 माह का समय है अभी, तो जो तैयारियां हैं जोरों पे शुरू कर दी जाएगी और 2 मई को जो शीतकालीन प्रवास है मुखवा, वहां से मां गंगा की जो उत्सव डोली है ठीक 12:15 पे गंगोत्री धाम के लिए रवाना होगी। तो जो समय है वो निकल चुका है, अब तैयारियां हैं जो वो जोरों से अब देखने को मिलेगी। जी बलबीर, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो उत्तरकाशी में जंगल की आग ने तांडव मचा दिया है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जंगलों की आग गांव और बस्तियों के निकट पहुंची हुई है। बीते 1 हफ्ते से लगी हुई आग से पूरे इलाके में धुआं फैला हुआ है। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी के पास कुकेटी तिलोथ का जंगल धुंधु कर जल रहा है, लेकिन आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग ने उचित कदम नहीं उठाए हैं, जिससे जिला मुख्यालय में भी जंगलों की आग से धुआं ही धुआं फैला हुआ नजर आया। इसमें आपको बताएं कि आमजन को सबसे ज्यादा दिक्कतें हुई, सांस लेने में तकलीफ हो रही है उन्हें। सबसे अधिक आग उत्तरकाशी वन प्रभाग और टोंस वन प्रभाग के जंगलों में लगी हुई है। मुखेम रेंज के जंगल भी अब सप्ताह भर से जगह जगह सुलगते हुए नजर आ रहे हैं। मुखेम रेंज के जंगलों में जगह जगह लगी हुई आग बस्तियों के पास पहुंच गई है। आपके से माध्यम से मुझे अवगत भी सूचित करना है कि समस्त जो स्थानीय कर्मचारी हों इस टाइप से जो भी घटनाओं में संलिप्त होने की सूचना दें तथा कहीं बनाग्नि होती तो उसकी तत्काल सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केंद्र स्थानीय वन विभाग को दें ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके। हल्द्वानी से खबर, जहां पर शुक्रवार को एक बड़ा हादसा होते होते चल गया। नैनीताल रोड पर
ठंडी सड़क पर एक फूड वैन धू कर जलती हुई देखी गई और देखते ही देखते वहां पर लोगों का मजमा सा लग गया। बताया जा रहा है कि जिस फूड वैन में आग लगी उस समय उसमें खाना बनाने का काम चल रहा था। आग लगने के बाद वैन में ब्लास्ट हुआ। यह भी बताया जा रहा है कि सिलेंडर लीक होने के चलते ही अचानक से इसमें आग लगी है। गनीमत रही कि आग की चपेट में फूड वैन का मालिक और इसका कुक नहीं आया। समय रहते उनकी जान बच गई। आग की तेज लपटों से पूरी फूड वैन जलकर खाक हुई है। और देखिए तस्वीरें आपके सामने, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया इस फूड वैन के धू कर जलने का, और उसी वायरल वीडियो के अंश आप देख रहे हैं। ब्लास्ट किस तरह से हुआ है, दूर तक आवाज सुनी गई है इस ब्लास्ट की, और आग का गुबार खुले आसमान में दूर से देखा गया है। बढ़ते आगे, हल्द्वानी के बाद रुद्रपुर से खबर है, जहां पर गंदे नाले में तब्दील हो चुकी कल्याणी नदी की सफाई का काम फिर से शुरू हो गया है। नगर निगम की 2 जेसीबी नदी में उतरकर कूड़ा कचरा निकाल रही है और 2 साल कोरोना की वजह से अभियान को रोकना पड़ गया था। नगर आयुक्त और मेयर अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मेयर का कहना है कि कल्याणी का अस्तित्व बचाना बेहद जरूरी है। नदी में गंदगी और खास तौर पर प्लास्टिक कूड़े को निकालने के लिए पोकलेन भी मंगवाई गई है। साथ ही यह भी कहा गया उनके द्वारा कि लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। आ रहे हैं और इस तरीके के पैचेज में जहाँ जहाँ ज़्यादा समस्या है उसको हम लोग साफ़ करवा रहे हैं। हम लोग 2 एनजीओ को भी हम लोगों ने बोर्ड में पास कराया है ताकि ये ना केवल हम लोग सफाई करें, साथ में जागरूकता अभियान भी चलाएं। और अब आपको बताते हैं, कोरोना की चौथी लहर के डर से शुरू हो रहे नैनीताल में पर्यटन सीजन की चिंता भी होने लगी है। हालांकि नैनीताल जिला प्रशासन इसके लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। नैनीताल डीएम कहते हैं अगर चौथी लहर आती है तो उसके लिए वो तैयार हैं। केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसका पालन भी अनिवार्य तौर पर कराया जाएगा। इसके साथ ही हल्द्वानी में वॉर रूम तैयार किया गया है। जिला अस्पताल के साथ अन्य अस्पतालों में बेहतर सुविधा युक्त मशीनों को लगाया गया है। इसमें हम लोग की वैसे युद्ध स्तर पे तैयारी भी चल रही है। तो डॉक्टर्स फॉर यू की टीम के साथ और क्रिप्टो हेल्थ के साथ भी हम लोगों ने एक अपना एग्रीमेंट किया है। तो वो एक वॉर रूम हम लोग बना रहे हैं हम लोग हल्द्वानी में। तो वो वॉर रूम भी हमारा स्थापित हो गया है। नई टिहरी शहर में सरकारी बिल्डिंगों की जर्जर हालत दुर्घटनाओं को दावत दे रही है। पीडब्ल्यूडी अपने बजट का रोना रो रहा है। टिहरी में पूल्ड हाउस के रखरखाव का जिम्मा पीडब्ल्यूडी के ऊपर है, जिसके लिए हर साल करीब 20 से 22 लाख का बजट खर्च किया जाता है। लेकिन विभाग के द्वारा मेंटेनेंस के नाम पर बजट को सिर्फ बड़े अधिकारियों की बिल्डिंगों में खर्च किया जाता है। नई टिहरी शहर में करीब 1200 पूल्ड हाउस हैं, जिसमें एफ और के ब्लॉक मोलधार की बिल्डिंगों में दरारें पड़ गई हैं। इसके बावजूद लोग उसमें रहने को मजबूर हैं। ये बनी हुई है, बिल्डिंग बनी हुई है, लगभग 20-25 साल पुरानी हो चुकी है, बहुत अधिक मेंटेनेंस मांग रही है। इसके लिए हमको पूल्ड हाउसिंग में पैसा मिलता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पूल्ड हाउसिंग में पैसा न मिलने के कारण हम सबका मेंटेनेंस नहीं कर सकते, जो कि लगभग 1200 क्वार्टर्स के आसपास हैं। और इतना पैसा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता कि हम समझ चुके आज की स्थिति ये हो चुकी है 20-25 साल के बाद कि लगभग सभी के टॉयलेट्स खराब हो चुके हैं, दरवाजे खराब हो चुके हैं, वायरिंग खराब हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि परिवहन विभाग घाटे में चल रहा है, इसको खत्म करना बड़ी चुनौती है। इसको लेकर अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है और इसके साथ ही उत्तराखंड में सीएनजी और इलेक्ट्रिक बस चलाने को लेकर जल्द ही डीपीआर तैयार किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास जी। सर, पहली बार इतना बड़ा मंत्रालय आपको मिला, कैबिनेट मंत्री बने, बड़ी जिम्मेदारी है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और निगम दोनों ही आपके पास हैं। उत्तराखंड में एक बड़ी समस्या है कनेक्टिविटी की, तो उसको दूर करने को लेकर कैसे आप प्रयास करेंगे? मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में बहुत से विभाग दिए हैं, जिसमें प्रमुख विभाग परिवहन भी है। कोरोना के कारण परिवहन सेक्टर बहुत प्रभावित हुआ है। वो चाहे छोटे गाड़ी वाले हों, चाहे बड़े गाड़ी वाले हों, चाहे रोडवेज हो,
उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और मैं समझता हूँ कि चारधाम यात्रा भी 2-3 सालों से नहीं हो पाई, और इस बार हमारा प्रयास है कि चारधाम यात्रा सुगमता से हो, निष्कंटक हो, और अपने पर्यटकों को हम अच्छी सुविधा दे सकें। इसके लिए हमने प्रयास शुरू कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बैठक शुरू की है, मैंने भी विभागीय अधिकारियों की बैठक की है, और मैंने ये प्रयास किया है कि चूंकि डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, तो पहाड़ में बहुत सी बसें हमारे पास ऐसी हैं जिनमें हम सीएनजी का प्रयोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल बसें भी हम चला सकते हैं। मगर इलेक्ट्रिकल बसें चलाने के लिए हमारे पास चार्जिंग स्टेशन नहीं है। तो मेरा प्रयास होगा कि हम कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक चार्जिंग स्टेशन हम बनाएं, और जल्दी ही मेरा प्रयास हो रहा है कि मैं एक डीपीआर बना के माननीय अपने परिवहन मंत्री आदरणीय गडकरी जी से मिलूंगा, उनसे प्रयास करूंगा, उनका इंटरेस्ट भी है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सत्यप्रकाश के साथ पवन गौड़, नवरंग टीवी, दिल्ली। नवरात्र का पहला दिन, नवरात्र के पहले दिन आज सीएम धामी अपनी पत्नी के साथ पूर्णागिरी धाम पहुंचे, जहां उन्होंने मां पूर्णागिरी की पूजा अर्चना की। और इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। कहा उन्होंने कि पूर्णागिरी धाम पूरे देश का आस्था का केंद्र है, यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। पूर्णागिरी में इस दौरान बड़ा मेला भी लगता है। सीएम धामी ने मेले की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के उन्होंने निर्देश दे दिए हैं। हम आपको बताते हैं कि सीएम धामी 2 दिन के चंपावत के दौरे में हैं। हमारा भारतीय नववर्ष है, और नववर्ष के दिन पहले दिन आज माता पूर्णागिरी का जो धाम है हमारा, पूरे उत्तर भारत का आस्था और धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है। क्योंकि बचपन से मेरी आस्था रही है, आज मैं माता के दर्शन, मैया के दर्शन करने आया हूँ। साथ ही साथ आज हमारा नववर्ष भी प्रारंभ हो रहा है, तो इस नववर्ष की शुरुआत मैया के दर्शन से, और चूँकि यहाँ पर बहुत बड़ा श्रद्धालुओं का एक सैलाब उमड़ता है पूरे उत्तर भारत से, भारत के अनेकों स्थानों से, तो यहाँ की इन व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। इसमें और क्या अच्छा हो सकता है। निकट भविष्य में ये मेला हमारा, जो कि बहुत ही पौराणिक मेला है, बहुत ही धार्मिक महत्व का मेला है और बहुत प्रसिद्ध मेला है। पूरे उत्तर भारत के लाखों लोग इस मेले में प्रतिभाग करते हैं। इस मेले में अच्छी सुविधाएं हों, अच्छी व्यवस्थाएं हों, अच्छी अवस्थापना सुविधाएं हों, उन सभी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम इसमें काम करेंगे। मैं पुनः आज सभी को नवरात्र की भी और नववर्ष की भी सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। तो चैत्र नवरात्रि का पर्व देश भर में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं आपको बताएंगे कोटद्वार के प्रसिद्ध सिद्धबली मंदिर में भी नवरात्रि को लेकर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। चैत्र नवरात्रि का पर्व शनिवार से शुरू हो चुका है। मां भगवती की आराधना के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। कोटद्वार के प्रसिद्ध सिद्धबली धाम मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंदिर में महिलाएं भजन कीर्तन कर माता की भक्ति में लीन हैं। वैसे तो सिद्धबली मंदिर भगवान बजरंग बली का मंदिर है, लेकिन नवरात्रि के दौरान भी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। देवियों का जो आगमन होता है, 9 देवियों का आगमन, और एक एक दिन जो पूजा का होता है, तो लगता है कि जैसे माँ सीधे दरबार से निकलकर सबके घरों में विराज गई हैं। मतलब उत्सव जैसा माहौल, जैसे दिवाली होती है, दिवाली हम मनाते हैं, ऐसे हम नवरात्रि का ही उत्सव मनाते हैं। सिद्धबली बाबा को एक आराध्य के रूप में, माता के आराध्य के रूप में मानते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, ताकि जो है पूरा नवरात्रि का जो पर्व है वो बहुत अच्छे से मनाया जा सके, सेलिब्रेट हो सके। नवरात्रि पर्व हर कोई अपने अपने श्रद्धा के अनुसार मनाता है। कुछ श्रद्धालुओं का कहना है कि नवरात्रि का पर्व नारी शक्ति का प्रतीक है। लेकिन मेरे ख्याल से तो पूरे वर्ष में ही हमको नारी शक्ति जगह जगह देखने को मिलती है, और ये 9 दिन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि विमेन एम्पावरमेंट कैसे डोमिनेट कर सकता है। तो नवरात्रि भी जैसे हनुमान जी शक्ति का रूप है, इसी रूप में जो हमारी नवरात्रि है वो भी शक्ति का रूप माना जाता है, और विभिन्न उसके जो रूप हैं उन्हीं रूपों में उनको हम पूर्ण करते हुए ये माना जाता है कि अगर व्यक्ति इन 9 दिनों में व्रत रखता है तो उसमें वो शक्ति का संचार दोबारा उस नए वर्ष में हो जाता है।
मां दुर्गा के पावन त्योहार में भक्त पूरी आस्था के साथ माता की आराधना में लीन हैं। मंदिरों में सुबह से शाम तक कीर्तन किए जाने शुरू हो चुके हैं। अगले 9 दिनों तक श्रद्धालु मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करेंगे। देश भर में नवरात्रि पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कोटद्वार के सिद्धबली धाम मंदिर में भी सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और हर कोई सिद्धबली बाबा के दर्शन कर नवरात्रि पर्व की शुरुआत कर रहा है। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, कोटद्वार। कोटद्वार के बाद रुद्रपुर के प्राचीन अटरिया देवी मंदिर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर सुबह से ही श्रद्धालुओं को तांता लगना शुरू हो चुका था। मान्यता है कि प्राचीन मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। मंदिर परिसर में भव्य मेले का भी आयोजन होता है। प्राचीन अटरिया मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, 1200 ईस्वी का मंदिर है और यहाँ सभी भक्तों की श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत दूर दूर से यात्री लोग आते हैं। चैत्र नवरात्रि पर विकास नगर समेत आसपास के देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हम आपको बताते हैं कि हनुमत धाम में भव्य कलश यात्रा के साथ राम कथा की शुरुआत की गई है। कलश यात्रा हनुमत धाम से शुरू होकर शहर के विभिन्न जगहों से होते हुए वापस हनुमत धाम पहुंची और इस दौरान कलश यात्रा का जगह जगह लोगों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।